नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध, इसके साथ साथ इस प्रतिबंध से रिलेटेड जितने भी एक्ट, जितने भी अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाए गए थे उन सभी को जाना, उन सभी को समझा। इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। अगर पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात करें भारत में तो आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता। तो इन दोनों युद्धों में विजय के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी जो पॉलिटिकल सत्ता थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसको मजबूत करने का प्रयास किया। या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो राजनीतिक सत्ता थी उसकी नींव यहीं से पड़ी। इस समय पर अगर भारतीय एजुकेशन को कंपेयर करके देखें मॉडर्न एरा से, वर्तमान समय से, उस समय की जो एजुकेशन थी लोगों की उससे कंपेयर देखें तो इसमें काफ़ी भिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। उस समय पर जो हायर एजुकेशन लोगों को दी जा रही थी वो कुछ गिनी चुनी लैंग्वेजेस में दी जा रही थी, कुछ गिनी चुनी भाषाओं में दी जा रही थी, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, फारसी हो गई, अरेबिक हो गई। इन भाषाओं में उच्च शिक्षा लोगों को दी जाती थी। वहीं जो लोकल लैंग्वेज थी इंडिया की या भारत की जो स्थानीय भाषाएं थी उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही थी, उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा था उनके ऊपर। प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो वो नॉर्मली पाठशालाएं जो होती थी उनमें चल रही थी, मकतब होते थे, उनमें जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जा रही थी। लेकिन ये एक बड़े स्तर पर, ये एजुकेशन का काम जो था एक बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा था जिससे सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके। बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद में इस क्रम में जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स को हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो भारतीय एजुकेशन थी, भारतीय शिक्षा थी, इसको प्रोत्साहन देने का कार्य किया। और इसी क्रम में इन्होंने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास को अगर देखें, इतिहास को देखें तो ये प्रारंभ कहाँ से होता है? ये प्रारंभ होता है जब बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। यहाँ से हम मान सकते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। और वॉरेन हेस्टिंग्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल भारतीय शिक्षा के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सभी चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे अधिनियम आए, बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारी योजनाएं आई, ठीक है, तो इन सभी को अगर इसमें ऐड करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो शिक्षा से संबंधित जितने भी सुधार हुए, जितने भी एक्ट आए, जितने भी आयोग बने, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत में पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास को। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में क्या होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय ग्रंथ थे, पुराने ग्रंथ थे, इसके सानिध्य में रहकर या इसके अंडर में रहकर बहुत सारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो इस संबंध में जो भगवत गीता थी, हमारी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था नवंबर 1784 में, ठीक है। और ये जो इसका अनुवाद हुआ था ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन ही हुआ था, ठीक है। इसी के अधीन रहकर ही चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी गया है। इसके साथ साथ चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश का अनुवाद भी किया था, ठीक है। हितोपदेश का अनुवाद इन्होंने 1787 में किया था। 1784 में भगवत गीता का और 1787 में इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने भी दो प्रमुख ग्रंथों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। वो कौन कौन से थे? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना है। तो गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने 1789 में किया और गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने 1792 में किया, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी में अनुवादित सबसे पहला ग्रंथ कौन है?
हालांकि जो ये कार्य शुरू हुआ था अनुवाद करने का, अंग्रेजी में भारतीय ग्रंथों के ट्रांसलेशन का जो ये क्रम शुरू हुआ था, ये वास्तविकता में शुरू होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय से। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है कि भगवत गीता से भी पहले किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका था। तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवादित जो ग्रंथ था भारत का वो थी मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था किस नाम से किया गया था, ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मनुस्मृति को किस नाम से अनुवादित किया गया था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। इसके बाद में 1781 में आप बता चुका हूं मैं आपको कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा की स्थापना करी थी कलकत्ता में, और धीरे धीरे समय गुजरता गया और भी कुछ ऐसी ही जो एजुकेशनल संस्थाएं थी उनकी स्थापना होती गई। इसी क्रम में 1792 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट कौन थे? ये उस समय के एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट एक सिविल सर्वेंट थे और इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी देखते हैं। 1792 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये पुस्तक का ही नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है। 1792 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, इसका नाम था ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमॉन्ग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन एशिया की जो जनता थी या एशिया की जो पब्लिक थी या भारत की जो पब्लिक थी उसकी स्थिति, उसकी शैक्षिक स्थिति के बारे में ये पुस्तक बयां करती थी। इस शैक्षिक स्थिति को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो है समेटा, इस पुस्तक के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। फिर इससे क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार को भी लगा कि भारत की शिक्षा के क्रम में कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, और इन्हीं के इन प्रयासों से भारत में आगे चल करके जो है शिक्षा के क्रम में अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की। इसी वजह से इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। इसमें क्या किया जाता था? जो ICS की परीक्षा होती थी पुराने समय में, आपने पढ़ा होगा, ICS की परीक्षा होती थी, उसके जो कैंडिडेट होते थे उनको प्रशिक्षण फोर्ट विलियम कॉलेज में दिया जाता था। ये कलकत्ता में थी और ये ज़्यादा समय तक जो है रन नहीं कर पाई। 1802 में इसे बंद करना पड़ा। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में ही। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जब हम पुनर्जागरण पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था, डेविड हेयर के बारे में पढ़ा था। तो डेविड हेयर और राजा राममोहन राय के संयुक्त प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो क्यों महत्वपूर्ण है, या हिंदू कॉलेज का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वेस्टर्न सिस्टम पर, पाश्चात्य तरीके पर, अंग्रेज़ों के तरीके पर, अंग्रेजी पद्धति पर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये प्रथम कॉलेज था। कौन सा? हिंदू कॉलेज। 1817 में इसकी स्थापना डेविड हेयर, राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई। ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये पाश्चात्य पद्धति पर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज था उस समय का। ठीक है, और 1854 में आकर के यही जो हिंदू कॉलेज था कलकत्ता का, ये महाविद्यालय बन जाता है, महाविद्यालय का रूप ले लेता है। एक सिद्धांत आता है जब भारत की एजुकेशन की बात होती है या भारत में पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास की बात होती है, तो एक सिद्धांत आता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को सरकारी नीतियों के रूप में किसने लागू किया था? ऑकलैंड ने। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको लागू किया था। अब ये है क्या? अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत है क्या? इसके तहत ये प्रावधान किया गया था, या अंग्रेजी सरकार की ये सोच थी कि जो एजुकेशन है या उच्च शिक्षा है वो सबसे पहले उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए। मतलब जो जो कह सकते हैं कि हम बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको दी जानी चाहिए। पहले उनको एजुकेशन दें और उसके बाद में
वो जो दूसरे लोग हैं या खुद के तबके से नीचे वाले लोग हैं वो उनको एजुकेट करें, ठीक है। नहीं, सबसे पहले शिक्षा ऊपरी वर्ग को और ऊपरी वर्ग फिर धीरे धीरे करके निचले वर्गों को क्या करेगा, एजुकेट करेगा। यानी शिक्षा जो है जनमानस में जो शिक्षा पहुंचेगी वो कैसे पहुंचेगी, छन छन के पहुंचेगी, ठीक है, छन छन के पहुंचेगी। इसीलिए इसको अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्गों को पहले दी जाए और उसके बाद में उनसे छन छन के, या समाज के जो उच्च वर्ग हैं वो बाद में जो सामान्य लोग होंगे या जो समाज का निचला वर्ग होगा उसको ये लोग शिक्षित करेंगे। इस तरह की व्यवस्था इस अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत में दी गई थी। 1844 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो था, ठीक है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इस कलकत्ता हिंदू कॉलेज में 1844 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे पहले चालू हुई, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे पहले किस कॉलेज में चालू हुई थी, तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज में। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सी थी, यानी भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कौन थी, तो वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज थी, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे पहले किस कॉलेज में प्रारंभ हुई थी, तो वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। 1835 में मेडिकल के क्षेत्र में भी काम हुए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय पे हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हुई थी, याद रखना इसको, ठीक है। 1851 में जो पहले पूना संस्कृत कॉलेज था और एक पूना अंग्रेजी स्कूल था, पूना संस्कृत कॉलेज और पूना अंग्रेजी कॉलेज को मिला करके पूना कॉलेज बना दिया गया था 1851 में, ठीक है। 1847 में अभी मैं बता रहा था आपको, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी 1847 में, और किसने करी थी, जेम्स टॉमसन ने। जेम्स टॉमसन के द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी और यह कॉलेज भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित पहला कॉलेज था, ठीक है। 1852 में सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना होती है आगरा में, ठीक है। अब वैसे तो फैक्ट इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा उन फैक्ट्स को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देता हूं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में या पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं इसको अंधाधुंध नहीं लिख देता कि जैसे उठाई किताब उठाई या उसमें से लिख दिया केवल, ठीक है। इसके मैं पहले नोट्स बनाता हूँ, पेपर पे लिखता हूँ, उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखते हैं कि उसमें से इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तब जा करके आपके लिए ये चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो आज हमने जाना भारत में पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास का एक हमने व्यू लिया, और इसके बाद में बहुत सारे एक्ट आएंगे, बहुत सारे आयोग बनेंगे, बहुत सारी समितियां बनेंगी भारतीय शिक्षा से संबंधित, उनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।